हेलो बच्चों। आज हम ट्वेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने वाले हैं। और ये केवल ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कॉम्पिटिशन्स में जैसे जेई, नीट और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जैसा कि नाम है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, तो हम यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक्स के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद ही फिर हम आगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा ट्वेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 11th में हम लोगों ने पढ़ा था मास के बारे में कि कोई भी मैटर है, अगर तो कोई भी मैटर है तो उसमें क्या होगा कि उसका द्रव्यमान होगा। कोई भी पदार्थ है तो उसकी एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मास, द्रव्यमान। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके साथ में एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटेड रहती है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। यानी कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड रहती है, यानी पदार्थों में एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। और इस चार्ज के कारण ही हम पदार्थों में मैग्नेटिक इफेक्ट्स को और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं या हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज जो है, ये ध्यान रखना है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या हम ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की एक प्रॉपर्टी होती है जो कुछ मैटर्स में पाई जाती है, जिसको कि हम चार्ज कहेंगे। और इसी चार्ज के कारण ही हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि हम देखेंगे कहीं मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ रही है, कहीं इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो कर रही है। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं इनके पीछे का एक ही कारण होता है, और वो कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अच्छा वैसे तो अगर हम बात करें कि प्रत्येक एटम की बात करते हैं, अगर कोई एटम है तो एटम तो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर रहती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर है, तो क्या होगा कि एटम हमेशा न्यूट्रल बना रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर किसी एटम की बात करें तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, तो इस तरीके से कहेंगे एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी कहां पर आएगी, फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एटम जो है उसकी न्यूट्रलिटी को, जो उसकी न्यूट्रलिटी है उसको हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा। यानी अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसकी न्यूट्रलिटी को अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा? डिस्टर्ब करने का मतलब ये हुआ, जो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस है, बराबर है, इनकी संख्याओं को डिस्टर्ब कर दें। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या तो घटा दें या बढ़ा दें। यानी अगर हम बाहर से कुछ ऐसी व्यवस्था उसमें बना दें, यानी कुछ ऐसा एक्सटर्नल कुछ एजेंट लगा दें जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ना हो। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बढ़ा दें, या ये हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम घटा दें। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं
कि एटम में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन कर देते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उन प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन कर देते हैं, यानी डिस्टर्ब कर देते हैं न्यूट्रलिटी को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें एक चार्ज्ड पार्टिकल प्राप्त होता है, आवेशित कण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आवेशित कण, चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल प्राप्त करने का तरीका क्या हुआ, किसी एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना, किसी एटम की न्यूट्रलिटी को, यानी जो उदासीनता थी किसी एटम की, किसी परमाणु की उदासीनता है, उसको डिस्टर्ब किया, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जो पहले बराबर थी अब यहाँ पर बराबर नहीं रहेगी। यानी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की या तो बाहर से सप्लाई कर दी या यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आए या एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। तो उस केस में क्या होगा कि अब एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, और जब एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि ये जो अब एटम बना हुआ है जिसमें न्यूट्रलिटी खत्म हो गई है, इसको हम कहेंगे चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये एटम मान लीजिए ये था, ये न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कल लगा रहे थे, अब यहाँ संख्या प्लस थी, यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो अब ये जो मटेरियल बचेगा इसको हम लोग कहेंगे चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आई होप समझ में होंगे आप लोग। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड रहती है, या हम ये कह सकते हैं पदार्थों की एक विशेष गुण है, पदार्थों का एक विशेष गुण चार्ज जो है, यानी आवेश पदार्थों का एक विशेष गुण है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करें कि एटम यानी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, और उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है, लेकिन अगर इस संख्या को डिस्टर्ब कर दिया जाए, न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो हमें एक चार्ज पार्टिकल मिलता है, और उसी चार्ज पार्टिकल की सहायता से हम आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। चार्ज पार्टिकल से ही हमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर ये एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब ना किया जाए तो हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और जैसे ही न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कुछ परिवर्तन होगा, वैसे ही हमें एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक आवेशित कण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम है और कोई एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बचेगा मटेरियल, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यानी कि अभी क्या था, अगर मान लीजिए हम एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन जो प्रोटॉन का था और इलेक्ट्रॉन का था बराबर था, अगर एटम की बात करते हैं, लेकिन इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया और प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम ये मानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो हम कहेंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम गेन की बात करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाए
और बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके हमने क्या किया कि इसकी संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो Np की मात्रा, Ne की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, Np की मात्रा कम हो जाएगी। Ne क्या है? Ne है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और Np क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए, बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए गए एटम में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। तो हम ऐसी केस में कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो अब जो पार्टिकल मिलेगा, चार्ज पार्टिकल मिलेगा, आवेशित कण जो होगा, इस कंडीशन में जो आवेशित कण है वो आवेशित कण क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी ऋणात्मक आवेशित कण मिलेगा। और यहाँ पर धनात्मक आवेशित कण मिलेगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया है एटम से तो धनात्मक आवेशित कण मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर से सप्लाई कर लिया है, बाहर से ले लिया है, तो ऋणात्मक आवेशित कण मिलेगा। ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या है कि अगला पॉइंट है कि चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। तो अगर हम चार्ज करते हैं, इन चार्जिंग मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी चेंजेस, इन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंजेस, यानी अगर हम कोई बॉडी, न्यूट्रल बॉडी थी, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल M था। फॉर एग्जांपल मान लिया कि कोई एक बॉडी थी जो कोई एक एटम था और वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल एटम था, उसका मास M था। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो अपने साथ द्रव्यमान को भी लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपना द्रव्यमान भी होता है, चार्ज तो है ही, साथ ही साथ उसका अपना द्रव्यमान भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले जाएंगे तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका द्रव्यमान अगर m डैश है तो m डैश की वैल्यू कैपिटल M से कम होगी, m डैश की वैल्यू कैपिटल M से कम होगी, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज, जो धनावेशित कण है, उसका द्रव्यमान एटम की तुलना में, परमाणु की तुलना में कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, यानी कि जब हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी एटम को सप्लाई किए तो उस केस में जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान था। तो अब क्या होगा? पार्टिकल का द्रव्यमान और बढ़ जाएगा। और इस तरीके से हमने लिखा हुआ, मान लीजिए जो ऋणावेशित कण है उसका द्रव्यमान m डैश है, m डबल डैश है, तो m डबल डैश का मान m से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अभी तक ये देखा कि एक एटम है, तो एटम के पास अपने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो है सेल्स होंगे। तो अब मान लीजिए ये न्यूट्रल था, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, और ये कोई एटम है, और इस एटम में जब संख्या, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मान लीजिए इसमें प्रोटॉन्स है 10 है, 10 प्रोटॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि प्रोटॉन की संख्या जो है, या Np कह लीजिए, Np है 10 और Ne है 10। तो इस केस में क्या होगा? एटम न्यूट्रल होगा। अब अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि Ne की वैल्यू जो है वो 12 कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से सप्लाई कर दिए, तो Np की वैल्यू हो गई 10। तो क्या होगा इस केस में कि Np जो है वो लेस देन Ne हो जाएगा, Ne की मात्रा ज्यादा हो। तो इस कंडीशन में जब एटम बनेगा वो कहेगा नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी ऋणावेशित कण हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम Ne की मात्रा 8 कर दें और Np जो था वो पहले से 10 मेंटेन्ड है, तो इस केस में क्या हुआ कि Np की वैल्यू
ज़्यादा हो गई एनी की तुलना में, तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल होगा वो कहलाएगा धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित या पॉजिटिवली चार्ज, इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी कम हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर पार्टिकल कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो पार्टिकल का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पार्टिकल का द्रव्यमान कम हो जाएगा, यानी कि जो धनावेशित पार्टिकल, धनावेशित जो पार्टिकल होगा उसमें, धनावेशित जो पार्टिकल है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसमें उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि चार्ज बॉडी है, एक बॉडी ले लिया चार्ज प्लस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2 है। अब इन दोनों बॉडीज को अगर हम नजदीक लाने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरीके से अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक ले लें और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लें और दोनों को नजदीक लाएंगे तो ये दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे, यानी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम साइन के अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, सेम साइन के अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर अपोजिट साइन के अगर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि प्लस प्लस चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों ही केस में क्या होगा कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन के केस में देखा था कि दो द्रव्यमान के पिंड हैं, m द्रव्यमान m1 और m2 है। अगर m1 m2 से इसकी तुलना करें तो अगर दो द्रव्यमान होते हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसमें प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर सेम साइन के चार्जेस हैं, यानी एक ही प्रकार के कण हैं, तो एक ही प्रकार के कण हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर विपरीत प्रकार के कण हैं, यानी कि अगर विपरीत साइन के कण हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है इसमें। लेकिन एक खास बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूट्रल बॉडी अगर है तो न्यूट्रल बॉडी और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में जब एक चार्ज पार्टिकल आता है तो वो आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम लोगों के लिए जो स्टडी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेजरमेंट अगर हमें करना हो किसी प्रकार का तो रिपल्शन लेंगे, यानी कि हम एक ही प्रकार के दो चार्जेस लेंगे और उनके बाद बीच में हम रिपल्शन फोर्स निकालेंगे ताकि हम सही सही कैलकुलेशंस कर सकें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की और एक न्यूट्रल बॉडी के न्यूट्रल चार्ज के पार्टिकल के साथ में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसी प्रकार से नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम एक न्यूट्रल पार्टिकल के पास लाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और उस केस में कैलकुलेशंस हमारे आसान नहीं रहेंगे।
तो इसीलिए कभी भी कैलकुलेशंस करने के लिए, थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा दो चार्ज पार्टिकल एक ही साइन भी लेते हैं। और आगे चल के हम लोग देखेंगे भी कि बहुत सारे डेरिवेशंस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, आइए देखें, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज पार्टिकल्स को लेके जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रांसफर करने के तरीके क्या है, मेथड्स क्या है, वो आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल होते हैं, ये ध्यान रखना है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी अगर चार्ज है तो द्रव्यमान उसका अवश्य होगा। अगर कोई चार्ज है तो उसका द्रव्यमान अवश्य होगा, यानी चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। लेकिन यहां पर इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, रिवर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान हो और उसका चार्ज भी हो। जैसे न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपना होता है, लेकिन उसका न्यूट्रॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा, चार्ज है यानी आवेश है तो उसका द्रव्यमान अवश्य होगा, परंतु ये आवश्यक नहीं कि द्रव्यमान हो तो उसका आवेश भी हो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये हमेशा ध्यान रखना है कि द्रव्यमान के बगैर चार्ज कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर द्रव्यमान, अगर चार्ज है तो इसका मतलब है उसका द्रव्यमान अवश्य होगा। ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा जो है सत्य नहीं है, यानी द्रव्यमान हो तो जरूरी नहीं है कि उसका चार्ज भी हो। ठीक है, द्रव्यमान हो तो जरूरी नहीं कि चार्ज हो, लेकिन चार्ज है तो इसका मतलब है उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा, ये ध्यान रखना है। चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड में अपने आप पाया जाता है, ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व रहने का मतलब ये हुआ कि ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्जेस आर कंजर्व्ड, ठीक है, तो इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, चार्जेस आर इनवेरिएंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी को अगर हम बढ़ा दें या वेलोसिटी को घटा दें तो उससे चार्ज की मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। चार्ज में कोई परिवर्तन, चार्ज पार्टिकल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जैसे मास होता था, द्रव्यमान है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर द्रव्यमान, अगर कोई पार्टिकल है और उसकी स्पीड को खूब बढ़ा दिया जाए, यानी स्पीड को मान लीजिए हमने क्या किया कि उसको जो है प्रकाश की चाल के बराबर कर दिया मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा कि द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप वेलोसिटी चाहे जितनी बढ़ा दें, वेलोसिटी कुछ भी हो, लेकिन चार्ज पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चार्जेस जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल।
तो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वेलोसिटी से स्वतंत्र होते हैं। चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से स्वतंत्र होते हैं, वेग से स्वतंत्र होते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद देखिए क्या है, ये तो हमने 10 प्रॉपर्टीज जो है चार्ज के बारे में बताई। अब हम देखते हैं यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट जो है, यूनिट क्या होता है चार्ज का? आइए अब देखते हैं यूनिट। तो जो चार्ज है इसकी यूनिट होगी एम्पियर सेकेंड, या इसको कूलाम से लिखते हैं और कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये तो कूलाम में बहुत बड़ी यूनिट होती है, अभी आगे चल के हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम्स लिख लीजिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसआई यूनिट है। लेकिन अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में स्टेट कूलाम कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से जाना जाता है, ईएसयू बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो ईएसयू होता है। चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक होगा वो ईएसयू या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डायमेंशनल फार्मूला होता है एटी। ठीक है, तो Q बराबर आई टी की फार्मूला है, वो Q बराबर आई टी फार्मूला होता है, यानी Q चार्ज हो गया, I करंट हो गई, T टाइम हो गया। तो करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, T को टाइम, ठीक है, टाइम को, ठीक है, T से, और Q का जो है वो कैपिटल Q से हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये Q बराबर आई टी से हमने निकाला है कि डायमेंशनल फार्मूला जो होगा चार्ज का वो 80 होगा। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई, एक तो एम्पियर सेकेंड जिसको कि हम लोग कूलाम, नया नाम देते हैं कूलाम, और या मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम में। सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चार्ज की या चार्ज पार्टिकल की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पर कि आपका जो सिलेबस पूरा का पूरा 12th का सिलेबस है या पॉलिटेक्निक का सिलेबस वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे करेगा आइए देखते हैं। देखिए, पहली शर्त यह है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पीड जीरो हो, यानी स्टैटिक हो जब, तो उस कंडीशन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा अध्ययन जो हमारा होगा, यानी कि जब हम चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट मानते हुए या उसको हम रेस्ट पे मानते हुए, ये चार्जेस को कहते हैं चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। अगर रेस्ट में चार्ज है यानी कि विरामावस्था में चार्ज है, तो उस समय वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये पूरा का पूरा जो स्टडी का जो हमारा दायरा है, डोमेन है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो v बराबर 0 वेलोसिटी से है या रेस्ट पर है। तो चार्जेस एट रेस्ट, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर इसी चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दिया जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी v से अगर मूव करा दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि v बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। यानी मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी आएगी वो कहां पर आएगी,
जब V कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और उस कंडीशन में कब आएगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब आते हैं, बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार वेरिएबल हो रही है, वेरिएशन हो रहा है उसमें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही साथ एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और इस डोमेन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्टडी का जो हमारा दायरा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। जब वेलोसिटी जीरो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा करेंगे, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, और जब वेलोसिटी वेरिएबल है चार्ज पार्टिकल की तो वहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में एनर्जी भी रेडिएट हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी है वो यहीं पर डिस्कस की जाएगी जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट होगा, और एक जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह का वो पार्ट होगा, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से इसको हम स्टडी कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ए फाइनाइट साइज बॉडी may behave like a point charge if it produces an inverse square electric field। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई निश्चित आकार की कोई बॉडी है और वो चार्ज है, यानी इसको आवेशित कर दिया गया है। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है कि एक आइसोलेटेड जो है, एक आइसोलेटेड यानी विलगित गोला है, चार्ज स्फीयर है, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए कि गोला स्फीयर है और ये पूरी तरह से चार्ज है, ठीक है, इस पर चार्जेस हैं। अब ये क्या है कि मान लीजिए इस पॉइंट पर हम किसी एक पॉइंट P पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करें, पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि जैसा कि हम लोग याद होगा ग्रेविटेशन के केस में देखते थे कि दो मासेस होते थे, द्रव्यमान, एक कैपिटल M द्रव्यमान होता था, एक स्मॉल m द्रव्यमान होता था, एक कैपिटल M और एक स्मॉल m। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते थे, r डिस्टेंस पे जब कैलकुलेशन करते थे, चाहे वो हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते थे या हम फोर्स की बात करते थे, तो वहां पर क्या करते थे कि इस मास को, द्रव्यमान को हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करते थे। तो सेम यहाँ पर भी करेंगे कि हम यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होगा कि अगर कोई फाइनाइट साइज की बॉडी है और वो चार्ज है यानी आवेशित है, तो उसको अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे देखें और या शॉर्ट डिस्टेंस पे देखें, तो वो क्या करेगी, स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। अभी हम आगे चल करके हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ में, और वहां पर देखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। ई का ई जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो ये रूल फॉलो करती है। तो हम कहते हैं कि इस तरीके का जो बॉडी होगी वो हम पॉइंट चार्ज की तरह उसको हम ट्रीट करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है, एक आइसोलेटेड यानी विलगित आवेशित गोला है, ठीक है, एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है जो कि बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। बहुत, जैसे ये दूरी, इनके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी जो r है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर, इसको देखने पर क्या लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, बिहेव करेगा। या हम इसको नज़दीक भी ले आए, इसको नज़दीक भी ले आए, तब भी ये क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को न दिखाते हुए हम केवल इसके टोटल चार्ज को, मान लीजिए इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे चार्जेस मिलकर के इसका टोटल चार्ज Q बनता है,
तो हम इसे पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू की तरह बिहेव करेगा और उसी के साथ हम कैलकुलेशन इसका कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लॉन्ग डिस्टेंस पे या शॉर्ट डिस्टेंस पे भी अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है तो हम कहेंगे कि कोई एक बॉडी जिस पर कि फाइनाइट साइज की बॉडी, ध्यान रखना है साइज फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट साइज की बॉडी है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये चार्ज कंडक्टर पे चार्ज कैसे रहता है। तो अगर किसी कंडक्टर में हम चार्ज सप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है और उस पर चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर का या मेटल का कोई एक मान लीजिए स्फीयर ले लिया और उसको चार्ज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज होगा वो स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पर अगर हम हॉलो सरफेस ले लें, हॉलो स्फीयर ले लें तो हॉलो स्फीयर के केस में भी क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस के ऊपर होगा। अगर सॉलिड स्फीयर ले लें तो उसमें भी देखेंगे पूरा का पूरा चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर की बात है केवल यहाँ पर। तो अगर हम एक कंडक्टर ले लें और उस कंडक्टर को अगर चार्ज सप्लाई कर दें या चार्ज उसको हम प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि वो सारा का सारा जो चार्ज होगा उसके आउटर सरफेस के ऊपर वो ठहर जाएगा या आउटर सरफेस पे पाया जाएगा। अब कहते हैं अगर ये जो सरफेस है ये यूनिफॉर्म है, अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा जो होगा वो कैसा होगा, वो यूनिफॉर्म होगा उसी सरफेस के ऊपर, यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस होगा, यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो हमने सरफेस लिया है वो इर्रेगुलर है, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, एक कंडक्टर ले, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का कोई कंडक्टर लेंगे तो कंडक्टर के केस में जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही रहते हैं पूरे। ठीक है, अब चाहे वो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के सरफेस में भी चार्जेस रहेंगे, और जो सॉलिड स्फीयर ले लें तो उसके केस में भी देखा गया कि चार्जेस जो होंगे हमेशा सरफेस के ऊपर होंगे। तो कहते हैं कि अगर सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म सरफेस है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा, यानी हर जगह पर। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, स्फीयर दिखाया हुआ है, और ये स्फीयर पे हमने चार्जेस सप्लाई किए तो क्या हुआ कि चार्जेस देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे सरफेस के ऊपर बराबर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्जेस का। लेकिन अगर सरफेस इर्रेगुलर है, यानी कि सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो कहीं पर ज्यादा होगा तो कहीं पर कम होगा, चार्जेस की मात्रा कहीं पर ज्यादा होगी और कहीं पर कम होगी। तो कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर शार्प एज होगी, यानी कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पर कम होगा वहां पर चार्जेस का जो डेंसिटी है, चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है जहां पर कर्वेचर कम होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए यहाँ कर्वेचर कम है तो यहाँ पर चार्जेस खूब मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में चार्जेस इकट्ठे होंगे, और यहाँ पर कर्वेचर ज्यादा है तो यहाँ पर कम मात्रा में चार्जेस इकट्ठे होंगे। तो कहते हैं कि अगर सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इर्रेगुलर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, और इट इज मैक्सिमम वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा वहां पर चार्जेस मैक्सिमम होंगे। चार्जेस मैक्सिमम होने का मतलब होता है कि डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो डेंसिटी देखिए क्या है, इसको अगर सिग्मा से दिखाएं तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ पर सबसे कम है, इस स्थान पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है,
तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यानी डेंसिटी यहाँ पर चार्जेस की मैक्सिमम होगी और यहाँ पर चार्जेस की डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी फील किया होगा कि कभी फ्रिज का कॉर्नर या टेलीविजन का कॉर्नर या कुछ ऐसी जगह पर जो जो जिसमें कि चार्जेस हों और उसका कॉर्नर अगर आपको टच कर जाता है, खासकर फ्रिज के केस में देखा गया, तो आपको क्या लगता है, जैसे लगता है बहुत ज़्यादा करंट जैसी कुछ फीलिंग आती है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉर्नर्स पे खूब ज़्यादा चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब सरफेस इर्रेगुलर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी इर्रेगुलर होगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी डेंसिटी कम होगी चार्जेस की, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, रिवर्स होगा इन है ना। यानी कि अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका वाइस वर्सा होगा, यानी कि जहां पर कर्वेचर ज्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, जहां कर्वेचर कम होगा वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, याद रखना है। ठीक है, आइए समझते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। कंडक्टर पे आपने चार्जेस तो सप्लाई किए, लेकिन वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे किसी कंडक्टर के ऊपर या किसी और बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी क्या है कि कोई सिस्टम आपने लिया है जिस पर कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और उसमें क्या हो कि सिस्टम में कुछ इंडिविजुअल चार्जेस जो है वो अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने चार्जेस लिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 चार्जेस लिए हैं और ये क्या है, ये अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस हैं। ठीक है, और इन अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो है वो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाए। ठीक है, तो ये कहलाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी अलग अलग चार्जेस हैं और अलग अलग जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर वो अलग अलग दूर दूर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पैटर्न भी नहीं होगा, वो कहीं अपने हिसाब से कहीं भी चार्जेस वो रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि चार्जेस जो होंगे वो पूरी सरफेस के ऊपर एक समान वितरण नहीं होगा उनका, बल्कि कहीं पर होंगे कहीं पर नहीं होंगे, कहीं पर होंगे कहीं पर नहीं होंगे चार्जेस। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। चार्जेस का जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी क्या होगा कि जो चार्जेस मान लीजिए आपको कैपिटल Q चार्ज है और उस कैपिटल Q चार्ज को पूरे भर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, किसी बॉडी पर या किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है या किसी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस बॉडी पर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो एन अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज है और ये कैपिटल Q चार्ज में Q1 चार्ज है प्लस Q2 चार्ज है प्लस Q3 चार्ज है, खूब सारे चार्जेस हैं और इन चार्जेस को जो है हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो टोटल चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर तीन प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है कि इट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तो तीन प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं। आइए पहला समझते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए आपके पास चार्ज है, टोटल चार्ज है और उसको क्या किया गया है, किसी एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। चार्ज ऑन लाइन भी इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ए लाइन। ठीक, जैसे मान लीजिए एक ये वायर है, हमने ये वायर ले लिया, स्ट्रेट वायर ले लिया और इस स्ट्रेट वायर के ऊपर पूरे के पूरे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा वायर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पूरी सतह के ऊपर ये चार्जेस जो है वो एक समान मात्रा में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक सर्कुलर रिंग ली है, एक सर्कुलर रिंग ली है और इसके ऊपर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, एक सीधी रेखा में या एक रेखा में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन ए लाइन। अच्छा, इस केस में क्या है, जैसे हमने कहा कि चार्ज स्ट्रेट लाइन वायर, जैसे हमने ये स्ट्रेट वायर लिया, इसके ऊपर चार्ज की बात करें, या सर्कुलर चार्ज रिंग है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सर्कुलर चार्ज रिंग है या स्ट्रेट वायर है, सारे के सारे जो है वो एग्जांपल है चार्ज ऑन ए लाइन के या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल चार्ज जितना भी था जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए इसकी L लंबाई थी, मान लीजिए इसकी L लंबाई थी इस वायर की, और इसके ऊपर टोटल चार्ज की मात्रा थी कैपिटल Q। तो अब इस वक्त पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ, उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम ऐसे भी कहते हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा, इसको हम लोग कहेंगे लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज Q है और L लंबाई के वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना हो जाएगा, Q को हम L से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही मैंने किया कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो अब इसका SI यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम, लेंथ की होगी मीटर, तो कूलम पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो कूलम का हमें पता है कि AT होता है, TA होता है। ठीक है, और मीटर का हो गया नीचे, चूंकि मीटर नीचे आया है तो ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 लगेगा, तो L पावर -1 TA, L पावर -1 TA, या कहीं कहीं LAT लिखा होगा, तो दोनों एक ही बात है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा L टू द पावर -1 TA। ठीक है, तो ये था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी टोटल चार्ज को हम क्या करेंगे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमें बाहर से सप्लाई करनी किसी बॉडी पे चार्ज की, उसे हम बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस, चार्ज स्पेस या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये एक एग्जांपल है, या कंडक्टिंग स्फीयर, या ध्यान रखना है कंडक्टिंग कोई भी बॉडी लेंगे तो हमेशा चार्जेस सरफेस पे ही रहेंगे। नॉन कंडक्टिंग बॉडी के केस में डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी के केस में या कंडक्टिंग कोई सरफेस है, अगर कंडक्टिंग कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें, यानी मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमेशा। तो कंडक्टिंग स्फीयर अगर हम ले लें तो उसमें भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन उसके सरफेस पे होगा। इसी तरह से सिलेंडर अगर ले लें तो कंडक्टिंग सिलेंडर ले लें तो इसके ऊपर भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सरफेस पे ही होगा। तो इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस कहलाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम डेंसिटी की बात करते हैं, अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें यानी कि पर यूनिट एरिया अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, देखिए क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, सरफेस स्फीयर है, तो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर, इसको हम कहेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर जब चार्जेस सप्लाई करेंगे तो इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक मेटल प्लेट ली हुई है तो मेटल प्लेट के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन जब चार्ज का करेंगे तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से रहेगा, पूरे सरफेस के ऊपर उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज कहाँ चला गया, टोटल चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो पर यूनिट जो है चार्ज निकालना हो, अगर हमें पर यूनिट एरिया चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरे चार्जेस को हम डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो चार्ज अपॉन एरिया, तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
ये चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कह लें चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लें, तो ये क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ध्यान रखिएगा हमेशा इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। जैसे हमने लैम्डा से डिनोट किया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, वैसे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसका मान होगा चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा यूनिट की बात करें, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो कूलाम हो गया चार्ज का और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला तो कूलाम का होता है 80 या TA और मीटर नीचे आया तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो L⁻²TA, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया कहें चाहे इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहें, तो L⁻²TA इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट होगा। ठीक है, आइए अब तीसरा देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक लाइन में था, एक मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन में या लाइन में था। उसके बाद फिर देखा कि एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि हम वॉल्यूम चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, यानी वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, पूरी बॉडी के ऊपर जो है पूरे वॉल्यूम में उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, कोई बॉडी है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि चार्ज होगा वो क्या होगा पूरे के पूरे बॉडी में। जैसे हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लिया हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में क्या होगा सरफेस के ऊपर चार्ज तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरी बॉडी में अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल इसका क्या, चार्ज ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ले लें तो उस केस में हम देखेंगे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे वॉल्यूम में पाया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लेंगे अगर, उस केस में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अगर मेटालिक स्फीयर लेते हैं तो केवल सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर मेटालिक स्फीयर लेते हैं या कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पे होगा, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लेते हैं तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होगा। तो इसका देखिए क्या होता है कि पूरे वॉल्यूम में अगर मान लीजिए Q चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो पर यूनिट वॉल्यूम हम इसकी चार्ज डेंसिटी निकालें तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इसको रो से हम डिनोट करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। टोटल चार्ज को हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। इसको कहेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो रो से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात हमेशा कि रो से इसको डिनोट करेंगे पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब और चार्ज की होगी कूलाम, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो C का फार्मूला है TA और L का ये इसका m की पावर 3 का जो है वो n⁻³ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया n⁻³ TA और SI यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर क्यूब। तो इसको हम रो से डिनोट करेंगे। देखिए लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, लाइन जो हम ये कहेंगे कि, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया था, लैम्डा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से। ठीक है, तो लैम्डा सिग्मा रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रेखीय आवेश लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर, बॉडी के पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको हम इसका एग्जांपल लेंगे चार्ज ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, और इसकी डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब, डायमेंशनल फार्मूला होगा L⁻³ TA। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, और उसको हमने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने सप्लाई कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए। तो अब क्या होगा कि ये जो बॉडी है वो उस पर चार्जेस की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, तो अब हम इसके चार्जेस की बात करेंगे, इसका चार्ज, इस पर चार्ज कितना है, तो हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज, अगर 5 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर किए हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माना जाता है कि सबसे छोटी जो यूनिट है चार्ज की, आवेश की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको हम आवेश की, चार्ज की न्यूनतम यूनिट मानते हैं, एलिमेंट्री यूनिट मानते हैं। ठीक है, जिसको कि हम क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं, यानी कि चार्ज का, आवेश का पैकेट कहते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन या पौना इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए गए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 जाएगा, 100 जाएंगे, 1000 जाएंगे, 1 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्याओं में ही इनको ट्रांसफर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों को। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इसको अगर हम E मान लें, इसका चार्ज की वैल्यू E मान लें तो 2E हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो 3E हो जाएगा, 4 ट्रांसफर किए तो 4E हो जाएगा, 5 किए तो 5E हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज की गणना करेंगे, कोई बॉडी है और उसके ऊपर अगर हम कहें कि चार्ज कितना है, चार्ज पता लगाएंगे, तो वो चार्ज हमेशा इस प्रकार से Ne के रूप में ही पाया जाएगा। प्लस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन Ne के रूप में होगा। E मतलब क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। मान लीजिए एक, और ये n क्या होगी, ये संख्या होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक। तो कोई भी संख्या होगी तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि चार्जेस जो है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, ये 17.2 है E है, या 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ये सॉरी 10⁻⁻6 E चार्ज है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चार्ज कभी भी अगर ट्रांसफर होगा 1 2 3 पूरे नंबर होल नंबर में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो अपने साथ पूरा का पूरा चार्ज लेकर के जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर, तीन इलेक्ट्रॉन तो तीन चार इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर। इस प्रकार से चार्जेस ट्रांसफर होंगे। तो इसे ही क्वांटाइजेशन कहा जाता है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब हम बात करेंगे कि किसी बॉडी पर चार्ज की बात करेंगे तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा किसी बॉडी पर चार्जेस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर या इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो प्लस माइनस एन ई रहेगा। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी कि अगर हम कहें कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर चार्जेस की मात्रा माइनस एन ई के बराबर होगी। अगर हम कहें कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर चार्जेस की मात्रा पॉजिटिव एन ई के बराबर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं चार्ज और मास का कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है? ठीक है, तो जैसा कि हमने द्रव्यमान की बात जब हम करते थे तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशन में हम बात करते हैं द्रव्यमान की, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करते हैं चार्ज की। दोनों ही प्रॉपर्टी मैटर की हैं। मैटर में मास भी होता है और चार्ज भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि चार्ज है, मास है तो चार्ज भी हो, लेकिन अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये भी अपनी एक प्रॉपर्टी है, किसी चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की और मास भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की। एक कोई बॉडी है और वो चार्ज कैरी कर रही है। अगर एक बॉडी है और चार्ज कैरी कर रही है, चार्ज अगर कैरी करेगी तो या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी या नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी या फिर उसको जीरो चार्ज कैरी करेगी, यानी कि न्यूट्रल बॉडी। तीन प्रकार की बॉडी हो सकती है, अभी हमने शुरुआत में पढ़ी थी। एक न्यूट्रल बॉडी होती है जिस पर कि कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उसका चार्ज जीरो होता है। एक पॉजिटिव बॉडी होती है जिस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी उसमें से कुछ चार्जेस को बाहर निकाल लिया गया तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। और एक होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, यानी कि अगर उस पर चार्ज की मात्रा नेगेटिव है। तो चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। लेकिन मास जो है, द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बॉडी का जो मास होगा वो हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, न जीरो हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर कोई बॉडी है, द्रव्यमान है उसका, चूंकि मैटर है तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान जरूर होगा और वो स्पेस लेगी। तो अगर मैटर है तो मास होगा, और मास अगर है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। यानी चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक क्वांटिटी, धनात्मक राशि होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कोई बॉडी है और वो चार्ज कैरी कर रही है, अगर कोई बॉडी है और चार्ज कैरी कर रही है, और वो जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर कोई बॉडी है और चार्ज कैरी कर रही है और वो v वेलोसिटी से जो है वो उसका मोशन हो रहा है, तो v वेलोसिटी मोशन हो रहा है तो उसके चार्ज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चाहे जितनी स्पीड से उसको हम मूव करा लें, चाहे उसको प्रकाश की चाल से ही मूव क्यों ना करा लें, तो बॉडी के चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वेलोसिटी का। ठीक है, लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता है। मास जो होता है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि m जो है वो m0/1 - v² / c² के बराबर होता है।
यानी द्रव्यमान वेलोसिटी के साथ साथ में बढ़ता जाता है, यानी वेलोसिटी के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन चार्ज में कोई परिवर्तन, वेग के साथ चार्ज में कोई परिवर्तन, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यहां पर जो बात की गई है v वेलोसिटी पर, अगर मास की बात करें तो वो m है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, और ये जो m0 लिखा हुआ है या m0 लिखा हुआ है ये रेस्ट मास है, यानी अगर विरामावस्था में अगर हम m0 की बात करें तो रेस्ट मास है, मास एट रेस्ट, मास एट रेस्ट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और m क्या है, मास, m जो है वो मास एट v वेलोसिटी। तो v वेलोसिटी पर जो मास है वो स्मॉल m के बराबर है, और m नॉट क्या है, मास एट रेस्ट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, वेलोसिटी है। अगर v वेलोसिटी पर मास की बात करें तो उसका मान m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे कंपेरेबल टू c हो जाएगी। अगर मान लीजिए वेलोसिटी हो गई c बराबर, तो v बराबर c/2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर c/2 रखेंगे तो c स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 में से 1 निकला 3, 3/4। ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा, 2m0 अपॉन √3 हो जाएगा, 2m0 अपॉन √3 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू m से ज़्यादा आएगी, यानी कि m0 से ज़्यादा आएगी। m0 से ज़्यादा आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रही है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे वो वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से मूव करे, चाहे वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करे, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। आइए देखें, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज क्या है, एक न्यूनतम यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होगा। ये हमेशा पाया जाएगा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो न्यूनतम यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्वांटाइजेशन को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, मास के केस में क्वांटाइजेशन को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मास जो है वो न्यूनतम 10⁻31 तक भी पाया गया है और 10⁻30 तक भी पाया गया है। ठीक है, इसकी एक लंबी रेंज है। तो अभी हम न्यूनतम कोई पैकेट या न्यूनतम कोई एक द्रव्यमान को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो अभी तक ये इस्टेब्लिश होना बाकी है। कोई क्वांटाइजेशन की अभी तक कोई बात नहीं है कि कोई पार्टिकल है उसका मास कुछ भी हो सकता है, 2 किलोग्राम भी हो सकता है, 2.5 किलोग्राम भी हो सकता है, 2.25 किलोग्राम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। चार्ज के केस में क्या होगा, हमेशा क्वांटाइज रहेगा और वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ये हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन मास के केस में ऐसा देखा गया है कि मास को जो है वो कंजर्व नहीं होता, बल्कि हम मास को क्या कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगला पॉइंट है, अगर हम चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करें कि दो चार्जेस हैं, जिसे हमने कहा कि ये दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये लाइक चार्जेस हैं, हमेशा रिपेल करेंगे।
लेकिन अगर यहाँ पर अनलाइक चार्ज ले लिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दो प्रकार का फोर्स हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, और वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा, यहाँ अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा, और अगर लाइक चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दो मास हैं तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दो द्रव्यमान हैं तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आकर्षण बल ही होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो दो मासेस हैं उनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि अनलाइक चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये था मास और चार्ज का कंपैरिजन। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सारा का सारा मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू। आइए देखिए, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज क्या है, एक न्यूनतम यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी होगा। ये हमेशा पाया जाएगा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो न्यूनतम यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्वांटाइजेशन को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। मास के केस में क्वांटाइजेशन को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मास जो है वो न्यूनतम 10 की घात माइनस 31 तक भी पाया गया है और 10 की घात 30 तक भी पाया गया है। ठीक है, इसकी एक लंबी रेंज है। तो अभी हम न्यूनतम कोई पैकेट या न्यूनतम कोई एक द्रव्यमान को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक ये इस्टेब्लिश होना बाकी है। कोई क्वांटाइजेशन की अभी तक कोई बात नहीं है कि कोई पार्टिकल है उसका मास कुछ भी हो सकता है, 2 किलोग्राम भी हो सकता है, 2.5 किलोग्राम भी हो सकता है, 2.25 किलोग्राम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। चार्ज के केस में क्या होगा, हमेशा क्वांटाइज रहेगा और वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ये हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन मास के केस में ऐसा देखा गया है कि मास को जो है वो कंजर्व नहीं होता, बल्कि हम मास को क्या कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगला पॉइंट है, अगर हम चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करें कि दो चार्जेस हैं, जिसे हमने कहा कि ये दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी ये लाइक चार्जेस हैं, हमेशा रिपल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अनलाइक चार्ज ले लिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दो प्रकार का फोर्स हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, और वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है।
ठीक है, रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा, यहाँ अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा, और अगर लाइक चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दो मास हैं तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दो द्रव्यमान हैं तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आकर्षण बल ही होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो दो मासेस हैं उनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि अनलाइक चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये था मास और चार्ज का कंपैरिजन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सारा का सारा मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आज डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।